जय हिंद ऑल ऑफ़ यू। केसरी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पुनीत कुमार। ये आपके लिए बायो ग्रुप का दूसरा टेस्ट है। इससे पहले भी हम एक बायो ग्रुप का टेस्ट बना चुके हैं जिसमें आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा था। इसको देखते हुए ये हमारा दूसरा टेस्ट है। पहले देखिए, हम जीएस डिस्कस करेंगे, उसके बाद सौरभ सर मैथ और रीजनिंग, उसके बाद फिर अनिल सर इंग्लिश सॉल्व करेंगे। तो पहले सुनिएगा पहला क्वेश्चन जीएस का। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका लोथल। क्या आंसर होगा आपका? लोथल। जो लोथल है वह आपका गुजरात राज्य का क्या है आपका ज़िला? अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या है आपका? साबरमती की सहायक नदी भोगवा पर बना हुआ था। ठीक। और देखिएगा जिसका ऑप्शन ए कालीबंगा है, तो कालीबंगा कहाँ है आपका? राजस्थान राज्य, और ज़िला क्या है इसका? हनुमानगढ़। ये सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान है जहाँ से आपके जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। दूसरा नंबर सुनिएगा धोलावीरा। जो आपका धोलावीरा है वह आपके गुजरात राज्य के कच्छ ज़िला, जिसको आप कच्छ का रण कहते हैं, कच्छ का रण ज़िले में है। और इसकी खासियत क्या है कि यह भारत में एकमात्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह सिंधु सभ्यता की एकमात्र भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको वर्ष 2021 में शामिल किया गया। ये देखिए किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ की जो जल निकासी व्यवस्था है, जल संचयन प्रणाली वो बहुत ही बेहतर है। और ये हमने आंसर बता ही दिया, लोथल सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कहें, या बंदरगाह को आप देखिए एक शब्द देखोगे ऑप्शन में गोदीवाड़ा बोले तब भी बात सही है। ठीक। और राखीगढ़ी के बारे में सुनिएगा। राखीगढ़ी भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। ठीक। जो आपके हरियाणा के हिसार ज़िले में है। राखीगढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका सारनाथ। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आपका? सारनाथ। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। देखिए बोध गया वह स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक। लुम्बिनी वह स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ। ठीक। ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी रीता फारिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका
सरोजनी नायडू। ठीक, और भी ऑप्शन उनके बारे में देख लीजिए। मदर टेरेसा जी हैं, ये है नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला हैं। ठीक, इनको जो नोबेल पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया गया? शांति के क्षेत्र में, पीस। कब दिया गया? 1979 को। ठीक, मदर टेरेसा थी, ये पहले कहाँ की थी? आपकी मैसेडोनिया देश की थी, फिर इन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण की थी 1948 में। ठीक, नेक्स्ट चलिएगा। देखिए सरोजिनी नायडू के बारे में एक और देख लीजिए, क्या खासियत बात है। वर्ष 1925 में कानपुर में आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू जी ने। तो क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली भारतीय महिला अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो आंसर जाता है आपका सरोजिनी नायडू। अब एनी बेसेंट जी के बारे में देखिएगा, इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला पूछे तो कौन जाएंगे आपके आंसर? एनी बेसेंट। या पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो आंसर जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। अब देखते हैं आपकी रीता फारिया के बारे में। जो रीता फारिया जी हैं वह भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड बनी थी। क्या बनी थी? पहली भारत की महिला मिस वर्ल्ड बनी थी। कब बनी थी? 1966 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक, जैसा कि देखिएगा, जब आप पूर्वोत्तर भारत को देखोगे दिख रहे हैं ऑप्शन? जैसा कि आप देखिए पूर्वोत्तर भारत को देखोगे तब आप पाओगे, ठीक, ऐसे। ये देखिएगा ऊपर वाला जो हिस्सा है ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, इसके बाद आपका क्या आता है? नागालैंड। इसके बाद आता है आपका मणिपुर। इसके बाद रहता है आपका मिज़ोरम। क्या रहता है? मिज़ोरम। ठीक, और इधर क्या आता है साइड से? आपका म्यांमार। क्या आता है? म्यांमार, जिसकी राजधानी आपकी नेपिदा है। तो ध्यान रखना, जो म्यांमार की सीमा से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो अरुणाचल प्रदेश है आपका, मिजोरम है, मणिपुर है। तो आंसर कौन सा जाएगा इसका? सिक्किम। जो सिक्किम की सीमा है वह म्यांमार से नहीं लगती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 11 जुलाई, ऑप्शन डी 8 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका 22 अप्रैल। क्या आंसर जाएगा? 22 अप्रैल। और भी ऑप्शन उनके बारे में देखिएगा। 22 मार्च को मनाया जाता है आपका विश्व जल दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। ठीक, 11 जुलाई को रहता है आपका विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 8 मार्च को मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल, या हम हिंदी में कहें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की उप विजेता टीम कौन थी? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। इसका आंसर जाएगा क्या? देखिएगा, आपका आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो कहाँ खेला गया था आपका
दो देशों में मेजबानी की थी, वेस्ट इंडीज़ और आपका यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका। ठीक, इन दो देशों में मेजबानी की थी और जो फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर, किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता था। तो इसका आंसर जाएगा क्या आपका? साउथ अफ्रीका। ठीक, और फाइनल मैच कहाँ खेला गया था आपका? बारबाडोस, ये जगह है बारबाडोस में खेला गया था आपका फाइनल मैच। ठीक, भारतीय टीम के कप्तान कौन थे आपके? रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। ठीक, क्योंकि इसका इलेक्शन होता है, चुनाव होता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, देखिएगा, किस एक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है? क्वेश्चन थोड़ा देखिए अधूरा है, एक क्वेश्चन पूर्ण कर सकते हैं आप। लिखिएगा, किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो किसे कहा था? उसे कहा है किसको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो किसमें आपका अनुच्छेद 32। ठीक है, ये चीज़ें। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये जाता है अनुच्छेद 25 से 28। संपत्ति का अधिकार इसको हटा दिया गया 40 संशोधन, ठीक, 1978 के तहत। समानता का अधिकार कहाँ जाता है? 14 से 18, क्योंकि आपको पता है भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जो कहाँ से? अमेरिका से लिए गए हैं। अनुच्छेद कहाँ से जाते हैं? 12 से 35। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, हाँ जी, तो पुनीत सर आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करके दे गए हैं। बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है, काफ़ी टाइम लेके 6 से 7 क्वेश्चन को काफ़ी टाइम लेके उन्होंने एक्सप्लेन किया है। चलिए, तो मैं सौरभ यादव आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सेक्शन कवर कराऊंगा। चलिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है वो इस प्रकार से है, खर्चे और बचत के बीच का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात 4:3 करना है तब खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आप ध्यान दीजिए, पहले खर्चा कितना है? 3, अब खर्चा कितना करना है आपको? 4। तो बेटा कितना बढ़ेगा? 1। कितने पर बढ़ेगा? 3 पर बढ़ेगा। तो 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 33.33%। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करना है, आप ये उम्मीद ना करें कि मैं वीडियो को थोड़ा उतना स्लो चलाऊँगा या क्वेश्चन पढ़ के दिखाऊँगा, क्योंकि ऐसी वीडियो लेंदी हो जाएगा ना, तो आपको देखने में मज़ा आएगा ना हमें कराने में, है ना। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 22। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि इन संख्याओं का एलसीएम 37 और बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या आपको पूछी गई है। बेटे ध्यान रखें, जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो बेटा अगर मैं 4107 को मैं 37 से डिवाइड करूंगा बेटा, तो ये कितनी बार में बेटा? 37 का 1 गुना फिर 1 गुना फिर 1 गुना, यानी कि 111 बार में कटेगा। 111 मल्टीप्लाई बाई 37, तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो मल्टीपल है वो कितने का बन रहा है बेटा? 111 का। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी ने 3200 रुपये में करने का बीड़ा उठाया है। सी की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में कार्य पूरा कर लिया है, तो सी को कितना मिलेगा? आपको हमेशा याद रखना है, जो भी पैसा होगा, जो वेज होगा बेटा, वो हमेशा इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में बांटा जाएगा। अगर मैं बात करूं तो बेटा ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, और ए प्लस
बी प्लस सी किसी काम को मिलकर जो है 3 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम तीनों का कितना आ जाएगा 24। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 4, इसकी कितनी आएगी 3, इसकी कितनी आएगी बेटे 8 आएगी। अब आप ध्यान दीजिए, ए का मान 4 है ये लिखा हुआ है, बी का मान कितना है 3 है ये लिखा हुआ है, तो बेटा तीनों को जोड़कर 8 है। ए का मान 4 है, बी का 3 है, तो सी का कितना हो जाएगा फिर बेटा आपका 1 हो जाएगा। अब मुझे बताइए ये जो 3200 रुपये है ये कितने का मान है बेटा, टोटल कितना, टोटल है 8। आपको कितने का पूछा जा रहा है सी का मान, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो मल्टीप्लाई बाई कितना कर देंगे 1। 8 से काटेंगे मतलब कितनी बार में कटेगा 412। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। देखिए फ़ोन की स्क्रीन पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो नहीं पाता है क्योंकि उंगली से लिखना इसको इतना पॉसिबल नहीं है, तो हम अपनी ओर से सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले 1-2 दिन में जो आपको मॉक टेस्ट मिलेगा वो लैपटॉप पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, जिससे कि स्क्रीन पर जो लिखने की दिक्कत आती है वो ना रहे। बाकी जो हम आपको समझाते हैं आप उसको अपनी नोटबुक पर करने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपका जो डाउट रहेगा वो नहीं होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 24 है, यदि एक वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बेटा जब भी विकर्ण दे रखा हो और क्षेत्रफल पूछा जा रहा हो तो फॉर्मूला होता है D²/2। कितना होता है D²/2। बेटा आपको याद रखना है कि आपको 5.2 मत मानिए, आप इसको 52 मान लीजिए। तो 52 का जो स्क्वायर होता है बेटा वो होता है 2704। कितना होता है 2704। बेटा पॉइंट लगा हुआ है तो बेटा आप यहाँ पॉइंट लगा दोगे तो 27.04 हो जाएगा। तो बेटा ये फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है D²/2। मैंने अभी बताया जब आप 2 से भाग दोगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है 13.52 इसका राइट जवाब हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, 1920 रुपये की वस्तु को बेचकर अर्जित लाभ का प्रतिशत उसी वस्तु को 1280 में बेच पर किए गए प्रतिशत के नुकसान के बराबर है। बेटा यहाँ पर नुकसान और लाभ दोनों के दोनों कैसे बोले जा रहे हैं, बराबर। तो कभी भी प्रॉफिट और लॉस आपस में इक्वल हों तब आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इन दोनों को जोड़कर आपको 2 का भाग देना है। तो बेटा जब इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो इसको 1900 मान लीजिए, इसको 1200 मान लीजिए, 3100 80 और 20 यानी कि ये 3200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3200। 3200 में 2 का भाग लगाएंगे तो बेटा ये निकल के आएगा आपका क्या CP निकल के आएगा। तो 2 से काटेंगे कितनी बार में 16 बार में, यानी कि CP कितना आ गया बेटा 1600 रुपये आ गया। 1600 रुपये क्या आ जाएगा CP। 25% का लाभ कमाना है बेटा। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 रुपये की वस्तु को आप बेच रहे हो 5 में। कितने में बेच रहे हो 5 में। तो बेटा 4 की वैल्यू कितनी है 1600 रुपये, यानी कि 400 गुना। तो 5 को जब 400 गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है ए है 2000 रुपये इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। आपके लिए भी मैं आगे क्वेश्चन दूंगा, रीजनिंग के अंदर कुछ क्वेश्चन जो है मैं छोड़ दूंगा जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो ऐसे है, किसी मूलधन पर 8% की दर से 8 महीने का 6% की दर से 14 महीने के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 200 रुपये है। बेटा ध्यान रखें अंतर दे रखा है आपको 200, तो आपको याद रखना है पहले मूलधन को बाहर निकाल लीजिए। मूलधन अपॉन में कितना आएगा 100, लेकिन आप महीने को 12 में डिवाइड करेंगे, 12 का डिवाइड करेंगे क्योंकि आपको ईयर में बनाना है, तो ये 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1200। तो बेटा यहाँ याद रखना है, यहाँ आपको इनका मल्टीपल लेना है। तो 14 महीने और 8 रेट कितना है 6, तो 14 छक्के कितने होते हैं बेटा 84 माइनस बेटा ये कितना हो जाएगा 8 8 64, ये कितना हो जाएगा आपका 64। 84 में 64 जाएगा कितना बचेगा, ये 20 बचेगा। कितना बचेगा 20। 20 से आप इसको काटोगे कितनी बार में 10 बार में। 1200 को गुणा 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा 12000, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपका, वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपकी समझ में आया होगा। यहाँ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ SI बराबर PRT का जो फॉर्मूला होता है हमारा, 1 मिनट, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 वाला फॉर्मूला लगाना है। तो 100 तो हमारा आता ही है नीचे, महीने को साल में बदलेंगे तो 12 और आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1200 लिख लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है 27 नंबर। इसमें क्या बोला गया है, इसको बेटा सॉल्व करना है। तो बेटा यहाँ ध्यान रखिए, आप कभी भी सॉल्व करने के लिए ये लिखा हुआ है पीछे, ये लिखा हुआ है 7/4 प्लस ये लिखा हुआ है 12/7, इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 7/17 मल्टीप्लाई बाई 17/7। देखिए 7 से क्या चला गया 7, 17 से चला गया 17। आप एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा इसका 28 आ जाएगा। यहाँ 7 7 49 और 4 12 चौके 48, तो 48 और 49 100, ये हो जाएगा 97/28। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे जो रीजनिंग का सेक्शन है
पहला क्वेश्चन है ZEBRA, ज़ेब्रा को इससे दिखाया जाता है, तो इसको किससे दिखाया जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आपको सर ने अच्छे तरीके से इसको कराया भी है, आपने इसका टेस्ट भी दिया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, लिख कर देना 28 का ABCD जो भी आपने निकाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो एक सीरीज़ का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बेटा। ये 15 लिखा हुआ है, ये 4 का स्क्वायर माइनस 1 है, ये कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 1, ये है 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये 6 का स्क्वायर माइनस 1, ये 5 का स्क्वायर माइनस 1, ये बेटा 8 का स्क्वायर माइनस 1, और ये है बेटा आपका 7 का स्क्वायर माइनस 1। आप ध्यान से देखें बेटा, 4 था, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ, तो आगे क्या आएगा 10। 10 का स्क्वायर माइनस 1 करूँगा बेटा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ध्यान से देखेंगे बेटा। 7 का वर्ग होता है 49 और 3 का वर्ग होता है 9। अगर मैं माइनस करूँगा, इन दोनों का डिफरेंस लूँगा तो कितना आ जाएगा 40। 8 का वर्ग होता है 64, 5 का वर्ग होता है 25, अगर मैं डिफरेंस लूँगा तो 39 आ जाएगा। 13 का वर्ग होता है 169, 7 का वर्ग होता है 49, अगर मैं डिफरेंस लूँगा बेटा तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है घोड़ा हिनहिनाना तो घंटा क्या करेगा बेटा। घोड़ा हिनहिनाता है, ये इसकी आवाज़ है, तो घंटा क्या करता है बेटा, बजता है। ठीक है, चलिए अगला 32, रोशन हार्दिक से लंबा है, यानी कि रोशन जो है वो हार्दिक से कैसा है बेटे, बड़ा है। हार्दिक सुशील से लंबा है, हार्दिक जो है सुशील से, यानी कि हार्दिक किससे लंबा है बेटा, सुशील से लंबा है, सुशील से लंबा है। निंजा हैरी से लंबी है, निंजा जो है वो बड़ी है किससे, हैरी से। HA लिख लेते हैं इसको, क्योंकि हम H से हरिंद्र को या हार्दिक को लिख चुके हैं। तो निंजा हैरी से लंबी है, किंतु हार्दिक से छोटी है। बेटा हार्दिक से कौन छोटी है, निंजा, तो बेटा हार्दिक से छोटी है। सुशील रोशन से छोटा है, सुशील रोशन से छोटा है। अच्छा हार्दिक यानी कि इससे बड़ा कौन है, हार्दिक है, ध्यान रखना, इससे बड़ा हार्दिक है, तो हार्दिक यहाँ पे लिखा हुआ है। सुशील रोशन से छोटा है, तो सुशील है रोशन से छोटा हो गया। सबसे लंबा कौन है बेटा, सबसे लंबा तो रोशन ही हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द का मतलब क्या है कि बेटा ये 8 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, लेकिन बेटा ये प्राइम नंबर ये 11 का स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, अगला जो क्वेश्चन है बोला गया है डिसअपॉइंटमेंट निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। बेटा आप ध्यान से देख पाएँ, देखिए यहाँ से देखिए OINTMENT, तो देखो OINTMENT ऑप्शन नंबर जो ए है इससे बनाया जा सकता है, बाकी और कोई भी लेटर से बनाया नहीं जा सकता। आगे बढ़ेंगे, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 35 है। सीरीज़ का एक क्वेश्चन मैं आपको पीछे करा चुका हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं कि लेटर्स को काउंट करना होता है कि कितने लेटर्स इसमें आ रहे हैं, उसमें आपको जोड़े बनाने पड़ेंगे। उसके बाद आप देखना इसमें आप क्या फिल करें कि कोई ना कोई सीरीज़ जो है वो बन जाए। ठीक है, तो इसका आंसर आप 28 दिया मैंने आपको, एक 35 दिया। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, तो आप इन दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, लिख कर देना। ठीक है, आगे 36 नंबर है, आपको बोला गया है 32 50, बेटा दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो 26 का आएगा। अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस निकालता हूँ बेटा तो ये आ जाएगा 34 का। अगर मैं इन दोनों में निकालता हूँ बेटा तो ये हो जाएगा आपका 42 का। ठीक है, कितने डिफरेंस हो जाएगा 42। अभी तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन दोबारा से करिए बेटा। अब कितने का डिफरेंस है, 8 का है, अभी भी कितने का है 8 का है, तो आगे भी कितने का होगा 8 का। तो बेटा अगर मैं 42 में 8 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 50। 134 में अगर आप 50 जोड़ोगे तो 184 जो ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। बेटा ये पूछा गया है आपसे कि मस्टर्ड का कोड अगर ये है तो इसका कोड क्या होगा। तो बेटा आप सीधे नंबर देखो, M13 पे, U21 पे, S19 पे, इस प्रकार से। तो आप देखिए P किस पे आता है बेटा, P 16 पे आता है, R 18 पे आता है, O 15 पे आता है, F 6 पे आता है, U 21 पे आता है, S 19 पे आता है और E आता है बेटे 5 पे, इस प्रकार से। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर अगर मैं D देखूँ 16 18 15, 16 18 15, 16 18 15, 62 11 95, 62 11 95, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर बढ़े तो अगला जो क्वेश्चन है सही उत्तर की आपको जांच करनी है। बेटा ध्यान से देखिए, इस आकृति में आपको ये आयत जैसा कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी में तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी में ये छोटा सा बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों सेम टू सेम है। ये थोड़ा चित्र का इफेक्ट है, आप ध्यान से देखिए बेटा। जो ऊपर जो इसकी जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है इसका जो शीर्ष पे है, यहाँ पे इसमें खाली जगह छोड़ी गई है थोड़ी सी, यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ पे खाली जगह थोड़ी बनेगी बेटा, इस प्रकार से बने जाएंगे, भरे जाएंगे ये। तो ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा।
नॉन वर्बल का वेटेज अच्छा रहता है पेपर में। बाकी नॉन वर्बल में आपको आंसर सही नहीं देखना है, नॉन वर्बल में आप आंसर देखिए गलत कौन सा है और उसको करके निकल जाइए, ठीक है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वीडियो में कुछ बच्चों ने बताया था सर मिस्टेक हो गई, एक्सप्लेन तो मैंने सही किया है लेकिन वो टिक गलत हो गया उस पर। बाकी इसको आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, थोड़ा आराम से इसको देखेंगे तो ये आराम से हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 1 मिनट देख लेते हैं ये कौन सा है। ये आपका है बेटा 39। ये थोड़ा PDF में दिक्कत हो गया। चलिए अगर मैं देखूं बेटा ये ट्रायंगल है, तो हमने क्या किया है, आगे ट्रायंगल से टच करता हुआ नीचे की ओर बना दिया है। तो बेटा इसको टच करता हुआ, अभी मैंने आपको समझाया था को गलत देखना है, पहले एक था तो अब 2 निशान बन गए इसमें। बेटा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि निशान ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में इतने ज़्यादा निशान कर दिए हैं बेटा, 1 का डबल 2 हो गया तो 2 का डबल कितने हो पाएंगे, 4। तो ऑप्शन नंबर जो ए बचता है वही इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है सही उत्तर की जांच करें, यानी कि बेटा ये क्वेश्चन इसमें आया नहीं है, चलिए है ना, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ेंगे। सही उत्तर की जांच करें, यही है। देखिए ये जो आकृति है इनमें से किसके द्वारा बनाई जा सकती है, ये आपसे पूछ रहा है। बेटा यहाँ आप देख पा रहे हैं समकोण त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पे तो समकोण नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं सी में देखूँ बेटा, ये जो वर्ग बनाया गया है यहाँ पे इसको देखो कर्व घुमा दिया है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। बेटा ऑप्शन नंबर जो बी है इसके द्वारा इसको बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आगे देखें 42 नंबर, सही उत्तर की आपको जांच करनी है। तो बेटा सबसे पहले देखिए ये भरा हुआ है, फिर ये खाली है, फिर भरा हुआ है, फिर खाली है। तो बेटा अब लाइन खींचेगी तो ऊपर क्या आएगा, भरा हुआ आएगा, फिर खाली, फिर भरा हुआ। तो बेटा ऊपर क्या आना है, भरा हुआ आना है ऊपर, ठीक है। तो ये ऊपर भरा हुआ नहीं है, ये ऊपर भरा हुआ है लेकिन इसमें नीचे लाइन हो रखी है, ये ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये सिंधु घाटी, यानी कि मेरे जो क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं। अगला जो सेक्शन रहेगा वो इंग्लिश का रहेगा, जो कि आपको अनिल सर प्रोवाइड कराएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन जो मैंने पूछा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देंगे, ठीक है। चलिए तो जय हिंद ऑल ऑफ यू। अब हम करने वाले इंग्लिश का मॉक टेस्ट, मैं अनिल सर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। हार्डली हैड दे स्पोकन दीज वर्ड्स द डोर ओपनड। हार्डली हैड दे स्पोकन दीज वर्ड्स डैश द डोर ओपनड। देखिए मैंने आपको पहले एक बता चुका हूँ पहले से, ये नेगेटिव एडवर्ब होती हैं। जो नेगेटिव एडवर्ब होती हैं वो आपकी हार्डली होता है, स्कार्सली होता है ना, नो सूनर होता है। ऐसे करके आपकी जो नेगेटिव एडवर्ब होती हैं इनका थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पूछ लेता है एयरफोर्स। हार्डली स्कार्सली इनका जो पेयर बनता है, इनका बनता है WHEN से, ठीक है, WHEN वैन से। जो नो सूनर होता है इसका पेयर बनता है THAN देन से। हार्डली स्कार्सली नो सूनर नो, जो ऐसी एडवर्ब होती हैं अगर सेंटेंस इनसे स्टार्ट होता है तो ए फॉलो करने लगती हैं इनवर्जन को, है ना। इनवर्जन क्या होता है, इनवर्जन कुछ नहीं होता है, आपका पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो इसे बोलते हैं इनवर्जन, ठीक है ना। तो हार्डली हैड दे, देखिए हैड आपके इसमें हेल्पिंग वर्ब है, दे आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आई हुई है हेड, तो हमारे इनवर्जन फॉलो किया है, नो डाउट। आगे चलिए। हार्डली हैड दे स्पोकन दीज वर्ड्स, वर्ड्स के बाद अगर आप दूसरा क्लॉज आपका स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा जो क्लॉज स्टार्ट हो रहा है इससे पहले आपका जो कंजक्शन आएगा वो कंजक्शन आने वाला है इसमें वैन, ठीक है ना। कौन सा आने वाला है, वैन, ओके क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है टोल्ड यू नोट टू मिस योर क्लासेस डिड आई। ये आपको क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन जो होता है आपका वो आपका बनता है शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म कुछ नहीं होता है, इसमें आपकी एक हेल्पिंग वर्ब आती है और आपका इसमें प्रोनाउन आता है। क्या आता है, प्रोनाउन, ठीक है ना, और पीछे इसके क्वेश्चन मार्क साइन आता है। ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन, पीछे इसका क्वेश्चन मार्क आता है जब आपको क्वेश्चन टैग बन के कंप्लीट होता है। क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव दिया हुआ है, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव दिया हुआ है तो इसका क्या बनाएंगे क्वेश्चन टैग, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे बेटा, इसका क्वेश्चन टैग बनता है नेगेटिव। कैसा बनता है, नेगेटिव, क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। टोल्ड यू नॉट टू मिस योर क्लासेस डिड आई। इसका डिड आई जो बनाया है आपका, ये डिड आई बनाया है, क्या ये आंसर सही है? अगर सही है तो इसका नो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, अगर सही नहीं है तो बताइए इसका कौन सा वाला सूटेबल होगा, कौन सा इसका रिप्लेसमेंट करेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं। टोल्ड यू नॉट टू मिस योर क्लासेस डिड आई। टोल्ड यू, देखिए यहाँ पर टोल्ड लगा हुआ है, आपकी मेन वर्ब, यू आपका सब्जेक्ट है। आप इसे नेगेटिव ना समझें, भले इसमें नॉट लाइए,
भले इसमें नॉट आई है, लेकिन नॉट ये सेंटेंस का नेगेटिव नहीं बना रहा है, हमको कहाँ से देखना पड़ेगा? टोल्ड यू आपका सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव, पॉजिटिव। कैसा है? पॉजिटिव। इसमें नॉट नहीं है, अगर इसमें नॉट नहीं है तो कैसे बनेगा? नॉट के साथ। तो कौन सा वाला बनेगा इसमें? डिड आई? नो। डिडंट आई? क्या बनेगा इसका? डिडंट आई। देखिए थोड़ा सा गलती यहाँ पर हो सकती है, डिड नॉट टी। कौन सा आपको ऑप्शन चाहिए था? ऑप्शन ए, डिडंट आई। कौन सा? डिडंट आई। क्लियर है? ओके। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वन हु नोस एवरीथिंग। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में, इसलिए मैंने इस मॉक टेस्ट में ऐड किया है। तो वन हु नोस एवरीथिंग, इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञाता, जिसे हिंदी बोला जाता है सर्वज्ञाता। तो वो आपका होता है ओमनीसेंट। क्या होता है? ओमनीसेंट। क्या होता है आपका? ओमनीसेंट। जो ओमनीसेंट होता है इसका मतलब सर्वज्ञाता। अच्छा, इसमें ऑप्शन सी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब आपको होता है, जो ओमनीपोटेंट होता है वो होता है सर्वशक्तिशाली। क्या होता है? सर्वशक्तिशाली। वन हु हैज़ मोर पावरफुल। ठीक है ना? ऑप्शन बी जो ओमनीप्रेजेंट है, इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो हर जगह व्याप्त हो, मतलब हर जगह रहने वाला। ओमनीप्रेजेंट, वन हु लिव्स एवरीवेयर, है ना, वो उसे कहते हैं हम ओमनीप्रेजेंट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड आउट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट्स किसे कहते हैं? अच्छा, प्रॉफिट का मतलब पहले मीनिंग बताइए। चलो, इस प्रॉफिट का पहले मीनिंग बताइए। प्रॉफिट क्या होता है? आपका जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट, इसका जो मीनिंग होता है प्रॉफिट का, वो होता है आपका ऐसा व्यक्ति जो भविष्यवाणी बताता हो। क्या बताता हो? भविष्यवाणी। तो इसका फीमेल जो बनेगा ना, वो बनेगा प्रॉफिटनेस। क्या बनेगा? प्रॉफिटनेस, ये वाला ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्रॉफिटनेस। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देयर वॉज ग्रेट अप्लॉज। अप्लाउज इसका इसमें आपको देखना है सिनोनियम। क्या देखना है? सिनोनियम। अप्लाउज का होता है प्रशंसा करना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, प्रेस। ठीक है ना? क्योंकि कंडेम्ड निर्दयी होता है, एक्सटॉल इसका नेगेटिव हो जाएगा, चीट भी इसका नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक है। इसमें आपको भरना है कि ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन सी आएगा या ऑप्शन डी आएगा। यू वुड डैश बिलीव्स मी व्हेन आई टेल यू व्हाट आई सो। देखो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको पहला कराया था, उसमें मैंने केस बताया था कि वैन का पेड़ किससे बनता है? स्कार्सली, हार्डली, है ना? वैन का पेड़ किससे? स्कार्सली, हार्डली। तो किससे बनने वाला है? स्कार्सली। क्या दिया इसमें? स्कार्सली। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिनोनियम ऑफ रोबुस्ट। आपका जो रोबुस्ट होता है ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। इसका सिनोनियम क्या होगा? इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है? तो वीक, आप ऑप्शन सी देखो, वीक क्या है? कमज़ोर, फीबल, कमज़ोर, डेलिकेट, या आपका बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ठीक है? इसका क्या सिनोनियम बनने वाला है? हेल्दी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपकी कौन सी वाली मीनिंग है वो आपकी करेक्ट है। तो देखिए इसकी जो मीनिंग होती है वो अपन ऑप्शन डी है ना, आपका सही आंसर है। ACKNOWLEDGE। ठीक है? ACKNOWLEDGE इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे। आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे। देखो मोस्टली जो बच्चे हैं इसको गलत करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि इससे पहले आप लगाओगे, रिसेप्शन से पहले क्या लगाओगे? ए लगाओगे। जो बच्चे ए लगा रहे हैं वो उनका क्वेश्चन आपका गलत होने वाला है। क्यों होने वाला है? आप इसको टुडे को देखिए, आप बोलोगे ये आपको डेफिनेट नहीं है, ये आपको क्वेश्चन आपको डेफिनेट है, क्योंकि आज जो रिसेप्शन हो रहा है, आज हमें पता है ना कौन सा वाला, आज का जो आज का रिसेप्शन है, तो उसमें आपको डेफिनेट हो गया, स्पेसिफाई कर दिया। अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा वाला होता है? द, इसलिए इसमें आपका द आर्टिकल आएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, द हरिंग क्राउड्स ऑफ पीपल पास्ट। पहली बात देखिए इसमें पास्ट नहीं होगा, इसमें पास्ट नहीं होगा, इसमें होगा पास। इसकी मीनिंग गलत है, इसमें आपको पास होना चाहिए। अब बताइए इसके बाद हमें लिखा होगा पास। ऑफ पीपल पास ईच अदर अमेज्ड हिम। इसमें आपको किस पार्ट में आपको एरर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताइए। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑफ जो होता है प्रीपोजिशन होता है, इसके बाद क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन। आपका पीपल तो नाउन है, ठीक है ना?
अगर नाउन ये है तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कौन आना चाहिए? एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव नहीं है, अगर नाउन दिया है तो वो उसका क्या बन जाता है? क्वालिफायर। तो पीपल क्या है आपका नाउन। पास क्या है आपकी? वर्ब। तो वर्ब नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? नाउन। और किसी वर्ब को हम नाउन कैसे बनाते हैं? एडिंग आईएनजी, बाय द एडिंग ऑफ आईएनजी। तो इसका मतलब क्या होगा? पासिंग। तो किस पार्ट में आपकी एरर है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी किस में? ये वाला, सी वाले में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रीअरेंज द सेंटेंस। देखो इसको आपको PQRS बोलते हैं। PQRS को आप अरेंज करना सीख लीजिए। इसको हम अरेंज कैसे करेंगे? देखो PQRS जो होता है दो तरीके से आता है। पहले तो इसका पहला जो होता है वो स्टार्टिंग लाइन आपको फिक्स कर देगा और लास्ट के भी फिक्स कर देता है। इसके बीच में आपको सेंटेंस को अरेंज करना वो कैसे आने वाला है। द अर्थ इज़ होम टू अवर फ्यूचर, ये आएगा, या फिर वी ऑल शेयर आएगा, या जनरेशन एज देयर, या एंड वुड पास ऑन, लास्ट मान चाहिए लेजेसी। बताइए कौन सा वाला इसमें आपका बनने वाला है। तो इसका सही आंसर बनने वाला है QSPR। वो कैसे बनने वाला है? तो देखिए द अर्थ इज होम, ये आपका सेंटेंस एकदम अगला आपका क्लॉज शुरू होगा तो वो किससे वाला होगा? टू नहीं होने वाला है, जनरेशन नहीं होने वाला है, एंड से नहीं होने वाला है, किससे होगा? Q वाले से। तो Q वी ऑल शेयर हम शेयर करेंगे, क्या करेंगे हम उसमें? एंड वुड पास ऑन। QS हमको पेयर किस मिलेगा? QS का किस मिलेगा? इसमें भी नहीं है। अच्छा इसका लास्ट में दिया है, नहीं होगा, स्टार्टिंग में आना चाहिए था। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। कौन सा वाला ऑप्शन? बी वाला, ठीक है ना। QSPR से आपका ये करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट वन वर्ड। आपको वन वर्ड पूछा गया है किसका? अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर एंड लीव्स इज कॉल्ड। तो देखिए ये सब आसान भाषा में जो बोला जाता है वो बोला जाता है उसको पुष्पांजलि, ठीक है ना। जो डेकोरेट किया जाता है उसको फ्लावर को और पत्तियों को, उसको बोला जाता है पुष्पांजलि। तो पुष्पांजलि की जो मीनिंग होती है, पुष्पांजलि करेक्ट मीनिंग होती है WREATH, ऑप्शन बी वाली। WREATH इसकी हिंदी होती है पुष्पांजलि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। चूज द अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट हम किसे बोलते हैं? जो ट्रांसपेरेंट हम बोलते हैं वो होता है पारदर्शी। मतलब एक ओर से दूसरी ओर आसानी से देखा जा सके। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? तो सिंपल सा है, यह बना आपका, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी, ऑप के, मतलब अपारदर्शी, ठीक है ना। ऑप्शन इसका बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। इसमें कौन सा आपका प्रीपोजिशन आएगा? मेरी पास्ट में डैश हर बाइसिकल। इसमें आपको एट आएगा, इन आएगा, एबव आएगा या ऑन आएगा। देखो जो हमारे छोटे वाहन होते हैं उनसे पहले आपको प्रीपोजिशन जो आता है फिक्स आता है, वो कौन सा आने वाला है? ऑन। कौन सा आता है? ऑन। तो आपको करेक्ट आंसर ऑन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। नॉट माई कप ऑफ टी। आपका जो ईडियम है इसका आंसर बताइए। जो ईडियम है नॉट माई कप ऑफ टी, इसका मतलब होता है मेरे बस की बात नहीं। क्या मतलब होता है इसमें? मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं, इसका मतलब बताओ। इसका कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा नॉट लाइक बाय मी, ऑप्शन डी, ठीक है। ये आपका ईडियम है। क्वेश्चन नंबर 16। ही इज़ अ मैन ऑफ डैश सिंप्लिसिटी। ही इज़ मैन ऑफ डैश सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी से पहले आपको कौन सा वाला इसमें ऑप्शन आएगा वो आप देखिए। तो ही इज़ मैन ऑफ, वो एक मैन है किसका? सिंप्लिसिटी, साधारण। इसका आंसर बनेगा चाइल्डिश। इसे कहते हैं बचकाना। बचकाना जो हरकत करता है ऐसा व्यक्ति। कौन सा वाला? बचकाना। जो बचपन की छोटी हरकत करता है ना, उसको कहते हैं बचकाना, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। बालास मदर विल यू लॉक द डोर। बाला आपका नरेशन है, इसको सही करने की कोशिश करो। तो देखियो बालास मदर, इसमें देखिए बालास मदर, आपको इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? बाला। तो सबसे पहले देखिए इसमें कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है ना, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। जब इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता है उसमें देखिए क्या आता है? इफ़। तो पहले तो कंजक्शन इफ़ किस में लगा हुआ है? ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन ए में नहीं है, बी या सी में से कोई एक होगा। इफ़ आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बाला के लिए, बाला के लिए ही आने वाला है, तो ही इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद विल, विल किस में होगी? पास्ट में जाती है। विल का पास्ट फॉर्म कौन सा होता है? वुड। तो ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग, बी इज करेक्ट,
ठीक है ना। जब भी नरेशन या एक्टिव वॉइस आपको मिलते हैं तो उनको ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन नंबर 18, सी इज़ वन ऑफ द पीपल डैश आई थिंक माइट बी गुड एट द जॉब। सी इज़ वन ऑफ द गुड। देखो आपने जब पढ़े हो रिलेटिव प्रोनाउन, तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन आपने पढ़े हैं तो आप इसको कर जाएंगे, नहीं पढ़ा तो आप इसे नहीं कर पाओगे। तो सी इज़ वन ऑफ द पीपल, सी आपके सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, ऑफ द पीपल आपका ऑब्जेक्ट है, थिंक आपकी वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कहाँ पर है, आई। तो इसके एक आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आप इसमें ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले आप सब्जेक्ट काउंट करें और वर्ब काउंट करें। अगर आपके सब्जेक्ट वर्ब इक्वल हैं तो इसके लिए आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कौन होता है आपका, हुम। अगर आपके सब्जेक्ट ज़्यादा हैं वर्ब आपकी कम है तो इस केस आपके लिए आएगा सब्जेक्ट ज़्यादा है वर्ब कम है तो आपका हुम मतलब ऑब्जेक्ट। एक केस इसके लिए और बनता है, अगर आपके सब्जेक्ट कम है वर्ब ज़्यादा है तो इसके लिए आपका आएगा हु, रिलेटिव प्रोनाउन हु। तो देखिए सी सब्जेक्ट एक वर्ब इक्वल हो गया। आगे चलो, वन ऑफ पीपल, पीपल से ऑब्जेक्ट हम काउंट नहीं करेंगे, आई सब्जेक्ट है, थिंक वर्ब है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब इक्वल हो गए। जब इक्वल हो जाते हैं कौन सी वाली कैटेगरी आती है इसमें, ऑफ मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है आपका हुम। तो हुम इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 19, चूज द राइट टैग। इसका क्वेश्चन टैग बनाना है आपको क्वेश्चन नंबर 19 का। लेट्स गो होम, लेट्स गो होम, लेट्स गो। जब भी से आपका लेट्स से शुरुआत होता है तो उसके लिए आपको मैंने बताया भी होगा पहले, सीधा सेल भी लगाओ और आगे बढ़ो, ठीक है ना। इसका आप सेल भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20, जो क्वेश्चन नंबर 20 है, एवरी मैन ऑफ अस विल हैव टू अटोन। अटोन के बाद कौन सी वाली प्रेप आती है ये आप बता दीजिए। तो अटोन के बाद जो प्रेप आती है वो फॉर आती है, ठीक है। अटोन के बाद वर्ब जो आती है फ्री फॉर आती है। तो देखो बच्चों आपके पूरा एक मॉक 50 जो क्वेश्चन थे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जो आपने पहले क्वेश्चन किए थे जीएस के पुणे सर के साथ, फिर आपने मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन किए हैं सौरभ सर के साथ, और 20 क्वेश्चन जो इंग्लिश के जो किए हैं वो मेरे साथ किए आपने। तो अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, अगर हमारी जो टीम से कोई गलती हो जाती है तो आपको आंसर देना है, आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए। और आपको कोई भी सजेशन देना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर आंसर देना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे आपके लिए हम मॉक टेस्ट लेते आएंगे और आप इनको अच्छे से लगाते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद।